हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अस्थमा को ख़त्म करेंगे विथ पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग इसका पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, एयरवे रीमॉडलिंग ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और स्पुटम फाइंडिंग्स इन अस्थमा ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, इसको हम लोग जल्द से जल्द खत्म करेंगे। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी आसान सा टॉपिक है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विथ अस्थमा, ठीक है। तो अस्थमा को हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो, अस्थमा क्या होता है? अस्थमा इज अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये और कुछ नहीं, इट इज़ अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब आप सभी को पता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी ये और कुछ नहीं, ये एक एलर्जिक कंडीशन है, बराबर। ये क्या है? एलर्जिक कंडीशन है। अब इस एलर्जिक कंडीशन की वजह से क्या होता है? ब्रोंकस के अंदर, जो आपका ब्रोंकस है उसके अंदर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन। और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है? अल्टीमेटली ब्रोंकस का क्या होता है? ब्रोंकस का यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। यानी कि मैं शॉर्ट आसानी से इसको लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, बराबर। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अब इस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से आपको सिम्टम्स आते हैं। और क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? पहला सिम्टम आएगा, दैट इज डिस्निया। डिस्निया, डिस्निया मतलब क्या है? सांस लेने में तकलीफ। यानी कि इसको हम लोग सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं? ब्रेथलेसनेस, ठीक है। ब्रेथलेसनेस, ठीक है। स्पेलिंग्स में गलती हो सकती है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो डिस्निया हो सकता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेथलेसनेस। और क्या होता है? हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया हो सकता है, क्योंकि ब्रोंकस छोटा हो गया है, बराबर। हाइपोक्सिया। और क्या होता है इसमें? व्हीजिंग साउंड, एक कैरेक्टरिस्टिक टाइप का साउंड आता है, दैट इज व्हीजिंग साउंड फ्रॉम चेस्ट। जब भी आप सांस लेते हो तो आपके चेस्ट में एक व्हीजिंग साउंड आपको सुनाई देता है, व्हीजिंग साउंड फ्रॉम चेस्ट। सो दिस आर सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अब जल्दी हम लोग इसको पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। देखो, अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? देखो, आराम से समझो। मान लो कि आपके पास क्या है? दिस इज योर मास्ट सेल। ये क्या है? मास्ट सेल। ये क्या है? मास्ट सेल है। अब इसके ऊपर क्या होता है? कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीबॉडीज। कौन से एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं? IgE एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है? जब भी कोई एंटीजन आता है, एंटीजन आता है, तो ये एंटीजन क्या होता है? दिस एंटीजन बाइंड्स टू दिस एंटीबॉडीज। और इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से क्या होता है? मास्ट सेल क्या होता है? डीग्रेन्युलेट होता है, डीग्रेन्युलेट होता है। अब इस डीग्रेन्युलेशन होने की वजह से मास्ट सेल के अंदर के कुछ सब्सटेंस बाहर आते हैं, जैसे कि उन सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? उन सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। अब कौन से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं? दो होते हैं। कौन से होते हैं? पहला होता है आपके पास इंटरल्यूकिन, और दूसरा होता है आपके पास दैट इज ल्यूकोट्रिन्स। क्या होता है? ल्यूकोट्रिन्स। अब इंटरल्यूकिन्स कौन से होते हैं? इंटरल्यूकिन 4 होता है और इंटरल्यूकिन 5 होता है, ठीक है। और दूसरा क्या रिलीज हो रहा है? ल्यूकोट्रिन्स। अब ये ल्यूकोट्रिन्स कौन से होते हैं? देखो, ल्यूकोट्रिन C4 एक होता है और ल्यूकोट्रिन D4 एक होता है, समझ गए। तो ये रिलीज होते हैं। अब ये ल्यूकोट्रिन्स क्या करते हैं? दिस ल्यूकोट्रिन्स एक्ट ऑन ब्रोंकस। कहाँ पर एक्ट होते हैं? ब्रोंकस पर एक्ट होते हैं। ब्रोंकस में इनका एक रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर को हम लोग कहते हैं सिस LT1 रिसेप्टर। क्या कहते हैं? सिस LT1 रिसेप्टर। और इस रिसेप्टर पर एक्ट होने के बाद क्या होता है? ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकस का क्या होता है? स्पाजम होता है, स्पाजम। अब स्पाजम का मतलब और कुछ नहीं होता, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन, समझ गए। ब्रोंकस का क्या हो रहा है? कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। तो ये था पूरा अस्थमा का पैथोफिजियोलॉजी। अब आपको एक चीज़ समझनी है, ये जो ल्यूकोट्रिन्स है, इनके सिंथेसिस के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है, और उस एंजाइम का नाम है लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम। क्या नाम है? लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम। इसको हम लोग शॉर्टली LOX एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। तो लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्रिन्स। आई होप एंटायर पैथोफिजियोलॉजी इज क्लियर टू यू गाइस, समझ गए, ठीक है। ये थी पूरी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं, दैट इज एयरवे रीमॉडलिंग। देखो, आराम से समझो, एयरवे रीमॉडलिंग इंपॉर्टेंट है। देखो, क्या होता है? कोई भी बंदा है जिसको क्या है? क्रॉनिक अस्थमा है, क्रॉनिक अस्थमा है, यानी कि बहुत सालों से क्या है? अस्थमा है। अब इस क्रॉनिक अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है? रीमॉडलिंग शुरू होती है। अब रीमॉडलिंग का सिंपल मतलब क्या है? जो ब्रोंकस है उसके अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू होते हैं, चेंजेस। और उन्हीं चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज एयरवे रीमॉडलिंग, समझ गए। उन्हीं चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? एयरवे रीमॉडलिंग। अब इस ब्रोंकस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, समझो ध्यान से। पहला चेंज जो ब्रोंकस के अंदर आता है, दैट इज थिकनिंग ऑफ वॉल। इसकी जो वॉल है, थिकनिंग ऑफ वॉल, ठीक है। ब्रोंकस की जो वॉल है उसकी क्या होती है? थिकनिंग होती है। दूसरा चेंज क्या आता है? कि यहाँ पर इंक्रीज्ड वैस्कुलरिटी जो है ब्रोंकस की, वो भी क्या होती है? यहाँ पर बढ़ती है। तीसरा चेंज यहाँ पर क्या आता है? इंक्रीज इन साइज ऑफ सब म्यूकोसल
सब म्यूकोसल ग्लैंड्स जो भी है ब्रोंकस में उनकी साइज क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, समझ गए। और क्या होता है यहाँ पर, मसल्स की यहाँ पर थिकनेस क्या होती है, ब्रोंकस के जो भी मसल्स है उनकी भी क्या होती है, थिकनेस यहाँ पर बढ़ती है। थिकनेस यहाँ पर क्या होती है, बढ़ती है। अब बेसिकली एयरवे रीमॉडलिंग को रोकने के लिए, एयरवे रीमॉडलिंग को रोकने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, दैट इज मॉन्टेल्यूकास्ट। कौन सा ड्रग है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ड्रग है मॉन्टेल्यूकास्ट। मॉन्टेल्यूकास्ट, तो ये ड्रग का नाम अभी के लिए आप याद रखो। बाकी सारे ड्रग्स जो है, बाकी अस्थमा की पूरी ट्रीटमेंट हम लोग फार्मैक में पढ़ेंगे। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सा है, मॉन्टेल्यूकास्ट। मॉन्टेल्यूकास्ट, ये मॉन्टेल्यूकास्ट क्या करता है, एयरवे रीमॉडलिंग को होने नहीं देता। एयरवे रीमॉडलिंग को होने नहीं देता कैसे, क्योंकि ये क्या करता है, ल्यूकोट्रिन के जो रिसेप्टर्स है, ल्यूकोट्रिन के जो भी रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक करता है। रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक करता है। अब ल्यूकोट्रिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तो ब्रोंकस का क्या होगा, स्पाज्म नहीं होगा। समझ गए। तो मॉन्टेल्यूकास्ट ये एक इंपॉर्टेंट ड्रग है। आई होप एंटायर कंसेप्ट ऑफ एयरवे रीमॉडलिंग इज क्लियर टू यू गाइस। समझ गए सब लोग, ओके। अब हम लोग देखते हैं स्पूटम फाइंडिंग्स इन अस्थमा। अब स्पूटम फाइंडिंग्स इन अस्थमा क्या होता है, स्पूटम में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। देखो पहली चीज़ आपको स्पूटम में ये देखने को मिलता है, ये कुछ ऐसे पिंक कलर के बॉडीज दिख रहे हैं। देखो पिंक कलर के जो है बॉडीज दिख रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं चारकॉट लेदेन क्रिस्टल्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं, चारकॉट लेदेन क्रिस्टल्स। अब ये जो क्रिस्टल्स है, दिस आर नथिंग बट, इनके अंदर क्या होता है, दिस आर इओसिनोफिलिक। पिंक है बराबर, इओसिनोफिल ग्रैन्यूल कंटेंट, ये और कुछ नहीं, इनके अंदर इओसिनोफिल ग्रैन्यूल कंटेंट होता है। ये पहला आपको देखने को मिलता है स्पूटम फाइंडिंग के अंदर। दूसरा आप ध्यान से समझो, ये एक बहुत मज़ेदार बात है। देखो मान लो कि आपका ब्रोंकस था, ये क्या था, ब्रोंकस था। अब अस्थमा के अंदर क्या हो रहा है, ब्रोंकस का क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। तो ब्रोंकस कुछ ऐसा हो जाएगा बराबर, ऐसा कुछ सांप जैसा हो जाएगा। देखो ऐसा कुछ अजीब शेप का हो जाएगा, स्पाइरल शेप का हो जाएगा, स्पाइरल शेप का। तो जब आप कफ करोगे तब जो कफ, पहला कफ जो बाहर आएगा, जो कफ बाहर आएगा वो भी इस शेप का होगा, स्पाइरल शेप का। तो ये देखो, ये इस कफ को हम लोग कहते हैं कर्शमैन स्पाइरल्स। कफ का शेप कैसा होता है, कफ का मतलब जो स्पूटम है उसका शेप कैसा होता है, स्पाइरल शेप होता है बराबर। स्पूटम का शेप कैसा होता है, स्पाइरल। तो कर्शमैन बॉडी क्या है, कर्शमैन स्पाइरल क्या है, कर्शमैन स्पाइरल और कुछ नहीं, इट इज नथिंग बट कर्ल्ड स्पूटम। कर्ल्ड स्पूटम, स्पाइरल शेप का कर्ल्ड स्पूटम। अब जब भी आपको एक कर्ल्ड स्पूटम देखेगा ऐसे, तो फिर आप क्या समझ जाओगे कि इसका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, मतलब इसको क्या हुआ है, अस्थमा है। दिस इज सेकंड फाइंडिंग ऑफ अस्थमा। तीसरा फाइंडिंग क्या है, क्रेओला बॉडीज। अब होता क्या है, जब फोर्सफुल कफिंग होती है, फोर्सफुल कफिंग, तो फोर्सफुल कफिंग में क्या होता है, जो इपिथेलियल लाइनिंग है ब्रोंकस की, इपिथेलियल लाइनिंग जो है ब्रोंकस की, वो भी क्या हो जाती है, कफ के साथ बाहर आ जाती है। इपिथेलियल लाइनिंग कम्स आउट। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रियोला बॉडीज। तो ये जो है, दिस आर नथिंग बट इपिथेलियल बॉडीज जो कि फोर्सफुल कफिंग में बाहर आ रहे हैं। तो दिस आर 3 इंपॉर्टेंट स्पूटम फाइंडिंग्स इन अस्थमा। इसको याद कैसे रखना है, इसकी एक आसान सी ट्रिक है, सी। देखो सबके नाम से इसे शुरू हो रहे हैं, चारकॉट लेदेन क्रिस्टल्स, कर्शमैन स्पाइरल और क्रियोला बॉडीज। सो दिस आर स्पूटम फाइंडिंग्स ऑफ अस्थमा। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की, अस्थमा के। तो ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा जो है, इट इज़ पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी, तो इट विल बी डिस्कस्ड इन फार्माकोलॉजी। सो आई होप इट इज़ क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।